दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश और मेरे साथ स्टूडियो में हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य राजेश। आचार्य जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मित्रों, प्रोग्राम में आज चर्चा करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बारे में कि भाजपा आखिर एक एक करके राज्यों में चुनाव क्यों हारती जा रही है। अभी कुछ साल पहले तक की भारत में भारतीय जनता पार्टी करीब 21 से 22 स्टेट्स में राज्य करती थी और आज वो संख्या घटकर अब 15 तक आ गई है। एक के बाद एक लगातार राज्यों में लूज कर रही है भाजपा। ये पार्टी के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि जिस पार्टी को भी और आगे जाना चाहिए था वो पीछे की ओर जा रही है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अब आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों में चुनाव होने हैं और ये वो स्टेट्स हैं जिनको जीतकर भाजपा देश में अपना परचम फहरा सकती है। लेकिन इन स्टेट्स में भी भाजपा की स्थिति इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि एकदम से कह दें कि ये स्टेट्स उनके विनिंग स्टेट हैं। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, भाजपा पार्टी पर, उसके संगठन पर, उसके कार्यकर्ताओं पर, उसकी कार्यप्रणाली पर, उसके नेताओं पर इस प्रोग्राम के माध्यम से दृष्टि डालने की कोशिश करेंगे ज्योतिषी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिना देर किए मैं सीधे आचार्य जी के पास चलता हूं और सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आचार्य जी, ये जो भाजपा है ये निसंदेह इस समय देश या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और ये आपने सबने देखा कि कैसे ये पार्टी 2 सीटों से लेकर आज अकेले के दम पर 300 का आंकड़ा छू रही है। लेकिन अभी कुछ समय से भाजपा के जो परंपरागत किले ढहते चले जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश भाजपा की एक बड़ी हार है देखा जाए तो, फिर कर्नाटक अभी लूज कर गए। तो आप इसको कैसा देख रहे हैं, भाजपा ये क्यों हारती जा रही है? इसके पीछे योगीराज जी कुछ तथ्य में रखता हूँ। यदि हम बीजेपी की कुंडली का इसमें कुछ अध्ययन करेंगे तो जिन ग्रहों का मैं अंदाज लगाता जा रहा हूँ तो उस परिस्थिति में मुझे लग रहा है कि मेरे कैलकुलेशन इसमें सही बैठ रहे हैं कि पहले से भी मैं इस संबंध में बोला था और इनकी जो कर्नाटक की हार थी उस पर भी मैंने बोला और बाकी जो स्थिति इनकी नेगेटिव हो रही है उसके ऊपर ही मेरे वीडियोस कुछ बने हुए हैं। और कारण क्या है, यदि हम बीजेपी की जन्म कुंडली को लेते हैं 6 मार्च 80 के अनुसार धनु इसकी लग्न आती है। बुध केतु तृतीय स्थान पर हैं, सूर्य चतुर्थ स्थान पर हैं, शुक्र छठे स्थान पर हैं, शनि मंगल राहु और गुरु ये भाग्य स्थान पर हैं और चंद्रमा इनका द्वादश स्थान पर है। और इस पार्टी का जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ बुध की महादशा में और ये बुध की महादशा में 93 तक ये बुध की महादशा इसमें चली। एक समय था जब बुध में चंद्र चला। बुध इनका सप्तम भाव को स्वामी था, चंद्र अष्टम भाव को स्वामी था और ये मार्केश होता है। 6 अप्रैल 83 से 6 सितंबर 2084 तक ये 2 सीट पे आ गए थे। जब मार्केश चला तब स्थिति इनकी बहुत ही बेकार थी। उसके बाद से फिर लगातार केतु की महादशा इनको चलना शुरू हुई 93 से लेकर 2000 तक। तो केतु की महादशा, केतु इनका बहुत अच्छा है बुध के साथ पराक्रम स्थान पर और यही कारण रहा कि इनकी तरक्की 93 से लेकर 2000 तक लगातार इनकी बनी रही और स्टेट वाइज तो सब तरह से ये लोग लगातार जीतते रहे। इसमें मूल जो बीजेपी का उठने का एक बहुत बड़ा फैक्टर था वो था कि इसके पीछे एक संघ का हाथ होना, कि संघ का देश के लिए एक अच्छी तरह से कैंपेनिंग उनका करना और फिर बीजेपी को बनाना और बीजेपी के संगठन को मजबूत करना और मजबूत संगठन के साथ आपका चुनाव लड़ना, ये चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण थी और ये बातें सारी की सारी इनकी चलती रहीं। और 2000 तक आते आते ये देश की तो नंबर 2 की पार्टी हो ही गई थी और स्थिति फिर हुई 2000 से लेकर 2020 तक।
यह चली शुक्र की महादशा। शुक्र इनके लाभ स्थान का स्वामी है, प्लस छठे स्थान का स्वामी, और छठे स्थान पर विराजमान है। तो ये इसमें शत्रुहंता योग भी इसने बनाया। और दूसरा, लगातार 2000 से फिर इनके जो समय चलता रहा उसमें राज्यों में इसने बढ़तें हासिल करना शुरू कर दी और इनका परचम धीमे धीमे लहराता रहा। और ये एक अलग स्थिति थी कि बीच में लोकसभा में फिर इनको विपक्ष में बैठना पड़ा, पर विपक्ष में भी बैठे तो ये दमदारी के साथ बैठे कि अब तक का सबसे मजबूत विपक्ष रहा है। और जनवरी 2013 से 2016 तक ये शुक्र में शनि चला, और शनि इनके द्वितीय भाव का और तृतीय भाव का स्वामी है। और ये ग्रह स्थिति में भाग्यस्थान से अपने तीसरे स्थान को देख रहा था। तो यह वो समय था जबकि ये खुद की दम पर 2013 से 16 के बीच में खुद की दम पर इन्होंने केंद्र में सरकार बना ली। और यह समय था जब संघ भी साथ में था, इनकी पार्टी भी मजबूत स्थिति में थी, और जो लोग पार्टी में भी कार्य कर रहे हैं ये भी अपनी मजबूत स्थिति में थे। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि इसकी प्रोग्रेस की स्थिति क्या रही, तो इस प्रोग्रेस में यह रहा कि उस समय में संगठन में पूरा बोलबाला संगठन का रहा। व्यक्तिवादी यहाँ पर स्थिति नहीं थी। संगठन ने अपने व्यक्ति तैयार किए और उन व्यक्तियों की दम पर भी चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़कर उन्होंने विजय को हासिल किए। तो यहाँ तक जो स्थिति इसमें बनती रही वो स्थिति तो यह थी कि बीजेपी ने अपनी दम पर, अपने लोगों की दम पर सरकार को बनाया। लेकिन अब 2016 के बाद जो स्थिति इनकी नेगेटिव बनी, वो स्थिति 16 से 26 तक ये जो समय है इनका, ये समय इनका बहुत अच्छा नहीं है। कारण रहा कि ये शनि का जैसे ही अंतर समाप्त होकर शुक्र में बुध की स्थिति बनी, और यहाँ पर 2016 के बाद ये संगठन कमज़ोर होता चला गया, यहाँ पर व्यक्ति बढ़ते चले गए। और 2016 के बाद स्थिति फिर निर्मित ये हुई कि जब भी चुनाव हुए तब लोगों ने बीजेपी के दम पर चुनाव नहीं लड़ा, फिर व्यक्तिवादी दम पर चुनाव लड़ा। जैसे मैं उदाहरण आपको दूँ, मध्य प्रदेश के चुनाव हुए 2016 के बाद, राजस्थान के चुनाव हुए, छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए, महाराष्ट्र के चुनाव भी कह सकते हैं, और हरियाणा के चुनाव भी कह सकते हैं। ये फिर व्यक्तिगत रूप से इन्होंने यहाँ चुनाव लड़ना शुरू किए। और व्यक्तिवादी जो चुनाव हुए उन चुनावों में फिर शिवराज जी के चक्कर में मध्य प्रदेश आ रही, वसुंधरा जी के चक्कर में राजस्थान आ रही, रमन सिंह जी के चक्कर में छत्तीसगढ़ आ रहे। तो ये जो व्यक्तिवादी फिर लोग आगे बढ़े और संगठन जहाँ कमज़ोर हुआ तो वहाँ पर इनकी हार होती चली गई। और यही स्थिति इन्होंने फिर सुधारा नहीं, इसको व्यक्तिवादी ही बढ़ते चले गए। और यही कारण रहा कि उत्तर प्रदेश जीते तो पर्टिकुलर व्यक्ति के कारण जीते, उत्तराखंड जीते तो पर्टिकुलर व्यक्ति के कारण जीते। और वहाँ थोड़ा संगठन का मजबूत इसलिए भी रहा कि स्थिति नेगेटिव होने लग गई थी, तो संगठन भी कहीं एक मजबूत स्थिति में आया, व्यक्तिवादी में लेकर आए। अलग व्यक्तिगत व्यक्ति तो हार गए थे चुनाव, लेकिन संगठन की दम पर उन्होंने वहाँ पर सत्ता हासिल की। तो इनका जो डाउनफॉल चला वो डाउनफॉल कर्नाटक में भी देखने को मिला, हिमाचल में भी देखने को मिला। जबकि आज भी व्यक्तिगत यदि उन क्षेत्रों की बात भाजपा की कुंडली से कंपेयर करते हैं तो ये क्षेत्र आज भी भाजपा के ही हैं। यदि भाजपा अपने हिसाब से मेहनत करे, अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना शुरू करे, तो फिर वापस ये चुनाव की स्थिति में आते हैं। अन्यथा नेगेटिव स्थिति इनकी जो बन रही है। तो आचार्य जी, एक बात तो इसमें ये निकल कर सामने आ रही है कि जैसे मान लो व्यक्तिवादी लोग हावी हो गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब व्यक्तिगत चेहरा हावी हुआ तो वहाँ तो जीत गए। वहाँ व्यक्तिगत इसलिए कि उस व्यक्तिगत चेहरे की वैल्यू थी जी। यहाँ उन व्यक्तिगत चेहरों की वैल्यू खत्म हो चुकी थी। आज इन व्यक्तिगत चेहरों को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने संगठन को हरा दिया। संगठन यदि आपका मजबूत हो और व्यक्तिगत चेहरा भी आपका अच्छा रहे तो आपको बम्पर जीत मिलती है। अब आचार्य जी, संगठन की जहाँ तक बात है, मध्य प्रदेश के संदर्भ में यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश का संगठन संघ और सत्ता जब मिलकर चुनाव लड़े तो बम्पर जीत हुई, मतलब बीजेपी को 173 तक सीटें मिली। लेकिन 2018 के बाद से ये सब कमज़ोर होता चला गया, और अभी भी कोई ऐसी स्थिति नहीं लग रही कि कोई सुधार उसमें हुआ हो। अभी भी वही चेहरे हैं जो 2018 में थे। मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चेहरा है, रमन सिंह छत्तीसगढ़ में, और वसुंधरा राजस्थान में। तो फिर क्या इनकी क्या स्थिति बनेगी? फिर इनकी फिर ये जो आकलन करने का एक तरीका बदल जाता है।
जैसे अभी तक हम आकलन करते थे बीजेपी के अनुसार, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, तो लगता था बीजेपी यहाँ जीत जाएगी कि उस गिरे हुए प्रदेशों से ठीक है। लेकिन अब व्यक्तिगत लोगों की बात करना शुरू करें, यदि हम शिवराज को कंपेयर करना शुरू करें कि कमलनाथ जी से कंपेयर करें, शिवराज जी को कंपेयर करें, दिग्विजय सिंह से कंपेयर करें। जैसे पहला इन्होंने चुनाव लड़ा, बीजेपी ने, शिवराज जी ने सीधा अटैक किया था सिंधिया के ऊपर, और अल्टीमेट ये था कि सिंधिया की कुंडली के कारण हार गए और आप चुनाव से बाहर हो गए। वहाँ भी राजस्थान में भी था, रमन सिंह जी के वहाँ भी यही था, छत्तीसगढ़ में, कि आप जब व्यक्तिगत रूप से आए तो व्यक्तिगत रूप से आप मात खा गए। कांग्रेस की भी स्थिति है, कांग्रेस भी पार्टी से चुनाव लड़ रही, कांग्रेस में भी फिर वही व्यक्तिवादी वहाँ पर भी हावी हैं। यदि आप दिग्विजय सिंह जी की बात करें उसमें स्थिति नेगेटिव आती है, कमलनाथ की बात करें उसमें वो नेगेटिव स्थिति आती है, और इनके साथ इनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। जब संगठन में कंट्रोल करने वाला नहीं मिलता तो स्थिति वहाँ पर नेगेटिव हो जाती है। तो अभी जो चुनाव होंगे, एक तो परिणाम की बात अभी तो नहीं करना चाहिए क्योंकि तारीखों के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है, पर अब जो एनालिसिस होगा ये एनालिसिस व्यक्तिवादी के ऊपर यदि एनालिसिस करेंगे तो इसमें जल्दी निर्णय की स्थिति और जो परिस्थितियाँ होंगी वो बेहतर परिणाम हम उस पर दे पाएंगे। तो अब जो निर्णय होगा वो व्यक्तिगत रूप से होगा, ना कि पार्टियों के रूप से। और यदि हम बीजेपी की बात करें, बीजेपी के पार्टी की ये दुर्गति क्यों रही है, तो ऐसे समय में बीजेपी 6 मार्च 2020 को अंतिम रूप में रहेगी और उसके बाद बीजेपी में कभी भी विघटन हो सकता है, बीजेपी कभी भी टूट सकती है। तो बीजेपी का जो आखिरी भविष्य आएगा 2026 इसका आएगा, 26 से 36 के बीच में। तो ये स्थिति चंद्रमा की जब महादशा होगी तब बीजेपी सबसे बुरे समय में होगी, और ये यदि नहीं सुधरते हैं या कुछ चेंजेस नहीं करते हैं तो आने वाला समय इनके लिए बहुत अच्छा 26 से नहीं होगा। मतलब ये माना जाए कि 2026 तक ही इनका ये जलवा बरकरार है। 2026 के बाद इनमें और डाउनफॉल आ जाएगा, होते चले जाएंगे। अच्छा, एक बात और है आचार्य जी, अब स्टेट के चुनाव भी आप ये देखिए कि नरेंद्र मोदी के चेहरे के आधार पर लड़े जा रहे हैं, तो फिर ये स्टेट में कर क्या रहे हैं ये लोग? इसमें देखो यहाँ भी स्थिति एक नेगेटिव, वो बात करते हैं डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन में यदि आप एक इंजन इलेक्ट्रॉनिक का लगाओ, दूसरा इंजन धक्का पलट लगाओ, तो बड़े इंजन को फिर इसमें लोड लेने में दिक्कत आती है। और व्यक्तिगत चेहरे पे, अभी मैं आपसे बात की, व्यक्तिगत चेहरे पे यदि आप नरेंद्र मोदी को लेके आओगे तो हम बात करेंगे केंद्र की, तो वहाँ बीजेपी भी उसकी मदद करती है, संघ भी उसकी मदद करता है, और व्यक्तिगत चेहरा भी मजबूत है वहाँ पर, तो आप वहाँ जीतकर बम्पर रूप से आ जाते हो। लेकिन यहाँ जब उतर के आप आते हो तो उस चेहरे के बेस पे मध्य प्रदेश में तो वोट डालने से रहा, मुख्यमंत्री कोई मोदी तो बनने वाला नहीं है। मोदी की आम सभा में भीड़ उमड़ जाएगी, मोदी के रोड शो में भीड़ उमड़ जाएगी, लेकिन मोदी वोट शिवराज को कन्वर्ट कराने में व्यक्तिगत रूप से वो संभव नहीं हो पाएगा। तो रोड शो करते रहें, डबल इंजन की बातें करते रहें, एक इंजन मालूम पड़ा, एक जगह इंजन धक्का पलट लगा हुआ है, दूसरी जगह इंजन लगा हुआ है डीजल का, तीसरी जगह इंजन फेल लगा हुआ है, तो डबल इंजन और इंजन नहीं चल पाएंगे। और यही कारण है कि राज्यसभा में लगातार ये जो लूज़ कर रहे हैं और जो एक सपना देख रहे हैं बड़े भारत का, वो सपना देखने में इनको थोड़ी सी तकलीफ होगी उसके क्रियान्वयन में। नहीं, सही है, जब यदि एक एक करके आपके राज्य आपके हाथ से चले जाएंगे और राज्यसभा में आपका बहुमत नहीं आ पाएगा। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात यही है कि जैसे मान लो उत्तर प्रदेश भाजपा के जितने भी स्टेट्स अभी गए हैं वो उनमें कहीं ना कहीं कांग्रेस से ज़्यादा भाजपा की ही दोषी है जी। आप ये देखिए, हिमाचल प्रदेश में भाजपा सत्ता से बाहर हुई तो उसका बहुत बड़ा कारण था कि वहाँ विघटन हो गया, सेबोटेज हुआ, वहाँ लोग बगावत पे उतर आए, ये बहुत बड़ा वहाँ कारण था। कर्नाटक में भी आप ये देखिए, कर्नाटक में अभी भी भाजपा का वोट ऑफ परसेंटेज उतना ही है जितना पिछले चुनाव में था। मतलब उसको उतने ही वोट मिले, वोटों में कमी नहीं है, लेकिन सीट में कमी आ गई। और वहाँ बहुत बड़ा मुद्दा बना कर्नाटक में भ्रष्टाचार का। तो बीजेपी को इन इश्यूज़ पर भी कुछ ध्यान देना चाहिएगा। जैसे आप एक बार सत्ता में आ गए लेकिन आप करप्शन पर लगाम नहीं लगा रहे, आप खुद बेलगाम हो गए, आप पार्टी और संगठन से बड़े हो गए, कई चेहरे ऐसे हैं। नहीं, ये जो चीज़ बातें हैं, ये बातें बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं। कारण है कि जैसे एक संगठन मजबूत है, यदि उस संगठन ने कह दिया अब आप पार्टी से बाहर हो गए, पार्टी वहाँ पे एंट्री आपकी नहीं है तो नहीं है। यदि आपने संगठन, क्योंकि जनता शक्ति पसंद करती है। आज योगी जी ने जो सत्ता संभाल के रखी हुई है वो अपनी दम पर रखी हुई है कि यदि यहाँ पे 0 टॉलरेंस हमें रखना है अपराधियों के साथ तो रखना है। जनता खुश है, जनता साथ में है। सेम पार्टियों के साथ होती है, पार्टी की जीत डिसाइड करता है वहाँ का कार्यकर्ता। इन तीनों जगह के कार्यकर्ता किम कर्तव्य विमूढ़ है। विधायक की सुने, मुख्यमंत्री की सुने, मुख्यमंत्री ने सब विधायकों के लिए, कलेक्टरों को बोल रखा किसी के विधायक का काम नहीं करना, विधायक के काम नहीं हो रहा है, विधायक कार्यकर्ताओं को सेट नहीं कर पा रहा है। अब चुनाव सिर पे है। अच्छा, विधायक
ने कार्यकर्ताओं ने नहीं सुनी, विधायक की सीएम ने नहीं सुनी, तो आप कहाँ किस किस को आप मुंह दिखाते फिरोगे। और जनता इन सब चीज़ों को वॉच करती है। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का ज़माना है, जनता को समझ में आ रहा है कौन विधायक बहुत अच्छा है, कौन को सीएम नहीं बढ़ने दे रहा है, कहाँ अधिकारी लूट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें सब सामने आती जाती हैं। और तो जो ये नेगेटिव स्थिति बन रही है इसको जनता बहुत अच्छे से समझती है, और यही कारण है कि स्थिति इनके साथ नेगेटिव हो रही है। हालांकि हिमाचल वगैरह की सरकार का तो मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव के बाद ये वापस बीजेपी में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि मूल स्वरूप वहाँ की जनता में बीजेपी का है। सिर्फ गुस्सा एक उस व्यक्ति के प्रति है जो निकाल देती है, और फिर बाद में जब परेशानी आती है फिर उनको लगता नहीं यार कोई व्यक्ति ऐसा होना चाहिए। तो उसी के कारण से स्थिति इनकी नेगेटिव होती है। और व्यक्ति को यदि आप उठा के फेंक दो, आज यदि शिवराज जी से बोल रहे हैं तुम कांग्रेस से चुनाव लड़ लो, तो जीतना मुश्किल हो जाएगा जी। पार्टी के दम पे आप चुनाव जीत रहे हो, पार्टी इतनी कांप रही है, यदि शिवराज जी ने मना कर दिया कि नहीं जीतेंगे तो पार्टी के सबके लोग हाथ पर फूले हुए हैं, ना वहाँ का कोई अध्यक्ष बोल पाता है, ना कोई कुछ कर पाता है। तो ये सभी जगह की स्थिति, वसुंधरा उधर बढ़ी हुई है तो वहाँ पार्टी हाथ पे फूले बैठेगी, अब हम क्या करेंगे। अरे जो नेगेटिव है पार्टी के लिए उठा के बाहर कर दो, जनता से बोल दो किसी काम का नहीं है, तो जनता पार्टी की बात मानेगी, ना कि इन व्यक्तियों की बात मानेगी। और व्यक्ति तो आते जाते बने रहते हैं, इनमें कोई वो नहीं होता। तो संगठन के अंदर संगठन की क्षमता हो और किसी को बाहर करने के लिए एक लॉजिक कारण होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी व्यक्ति को उठा के कभी बाहर कर दिए, तो उसकी भी आप वो देखें, क्योंकि बीजेपी को यहाँ तक लाने में जिन कर्मठ कार्यकर्ताओं ने भूखे रहकर काम किया, अब उनकी तो कोई सुनता ही नहीं है। नए नए जो नए पौधे हैं बाहर से ले लेके आ रहे हैं, इनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसी में ही पूरी सरकारें चला रहे हैं और ये मात खाते जा रहे हैं। तो मूल स्वभाव में जब तक ये नहीं आएंगे तब तक अब इनको जीत मिलना मुश्किल है। और संगठन मजबूत हो, संगठन में बदलाव हो, वो संगठन धड़ल्ले से काम करे और इन व्यक्तिगतवादी लोगों के सुने ही ना कि तुम बस चेहरे सिर्फ हो, हमारी सुनो, तो ये काम हो सकता है, अन्यथा हार इनकी निश्चित है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं आचार्य जी, क्योंकि ये बात सही है कि सत्ता में हर कार्यकर्ता को प्रतिनिधित्व मिले ये संभव नहीं हो पाता, लेकिन उनको संगठन में तो तवज्जो दी जानी चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए संगठन में। कि कार्यकर्ता, बीजेपी का कार्यकर्ता तो इतना अच्छा है कि आप सूखे चने खिलाकर उससे काम करा लो, काम कर लेगा, सिर्फ वहाँ सम्मान का भूखा है। आप उसके सम्मान की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, उठा के एक तरफ पटक देते हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं होता। इवन बड़े बड़े कार्यकर्ता सीएम हाउस में घुस नहीं पाते। बिल्कुल सही। तो वहाँ की स्थिति है कि अब काय के लिए फिर व्यक्ति काम करने बैठेगा, विधायक उनकी सुनना नहीं, मंत्री तो बिल्कुल सीएम से ऊपर बैठे हुए हैं। तो वो जो स्थिति बन रही है वो नेगेटिव है, और इसलिए फिर इनको वापस खड़े होने मुश्किल जाएगा। और उस सब के पीछे ग्रहों की महादशाएं बहुत होती हैं। तो अभी जो इनका समय चल रहा है 2020 से 26 तक सूर्य की महादशा है, सूर्य भाग्य के स्वामी है, चतुर्थ भाव में चल रहे हैं। तो ऐसे में वैमनस्य पैदा होता है, संगठन अपने प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है, व्यक्तिवादी होकर रहना पड़ जाता है, और उसके कारण उसको समय खोना पड़ता है। और यही कारण है कि 2026 के बाद जब चंद्र आएगा तब इस संगठन पूर्ण रूप से मटियामेट होगा और उसको नए सिरे से जागृत होना पड़ेगा, और नहीं तो ये लुटिया इनकी 2026 के बाद पूर्ण रूप से डूब जाएगी। कुल मिलाकर कि भाजपा को अपने संगठन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, कार्यकर्ताओं को तवज्जो देना होगा, संगठन को व्यक्तिगत ऐसा नहीं, व्यक्तिगत जेब में रखने वाला नेता संगठन में नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश में भी संगठन पिछले 2018 से अभी तक में संगठन बहुत डैमेज हुआ है, और ये वजह है कि भाजपा की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। तो आचार्य जी, आपने इतना विस्तृत विश्लेषण ज्योतिष के माध्यम से बताया भाजपा को लेकर, क्योंकि भाजपा विश्व की इस समय सबसे बड़ी पार्टी है और देश को उसकी ज़रूरत है, और ऐसे में यदि उसका संगठन ही कमज़ोर हो जाएगा तो ये देश के लिए कहीं ना कहीं ठीक नहीं रहेगा। आचार्य जी, आपने इतना महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर की भाजपा को लेकर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का जो पूरे विश्व भर से हमसे जुड़ते रहते हैं। आप हमारे चैनल को लगातार लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को और आप सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलते रहें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।